तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो हम बात कर रहे थे हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर मैंने आपका जो सेकेंड यूनिट का जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, तो जो गैसीय अवस्था वाली जो आपकी सेकेंड यूनिट चल रही थी, तो सेकेंड यूनिट के अंदर मैंने आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं। वो तीसरी क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? तीसरी क्लास के हमने अंदर पढ़ा था संगठित व्यास और संगठित संज्ञा के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में टोटल हमने पिछली क्लास में देखा था और उसका टोटली मैंने अच्छे से समझा है उसको, और जो भी डाउट था वो सब उसमें क्लियर किया है। यदि आप किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो हम मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए अच्छे से आगे की क्लासेस कंटिन्यू रख पाएंगे। तो स्वागत करते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर सी क्यूब साइंस जोन पर। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो क्लास नंबर 4 का आने वाला है, जो यूनिट नंबर 2 है, गैसीय अवस्था वाली, गैसीय स्टेट वाली। तो उसका हमारा सेशन नंबर 4 होने वाला है, क्लास नंबर 4 होने वाली है। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसी को मैंने इम्पोर्टेंट समझा और आपको कराना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके मैं आज की इस क्लास के अंदर आया हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आराम से देखना, आराम से नोट्स बनाना है, पेन कॉपी साथ ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं इतने टॉपिक कराए हैं मैंने पिछली फर्स्ट यूनिट में और अब सेकेंड यूनिट के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं एग्जाम में। इनके से बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो इसको ध्यान से पढ़ने की और लिखने की। तो शुरुआत करते हूँ आज के सेशन की। तो देखिए, आज की सेशन में मैंने क्या लिख रखा है कि गैसीय अणुओं के लिए आणविक वेगों की गणना करनी है। अब आपका एक टॉपिक होता है गैसीय अणु क्या होते हैं, आणविक वेग का एक टॉपिक आता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आणविक वेगों की गणना करनी है। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे आता है परीक्षा के अंदर कि गैसीय अणुओं के लिए आणविक वेगों की गणना कीजिए। आणविक वेग कितने प्रकार के होते हैं, उन वेगों की गणना कीजिए। तो देखिए आणविक वेग क्या होते हैं और कितने वेग होते हैं और उनकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो ध्यान से देखना। तो अब क्या लिख रखा है, गैसीय अणु के लिए आणविक वेग की गणना। प्रत्येक अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा का होता है, यानी कि प्रत्येक अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा के होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, विभिन्न वेगों से गति करते हैं, और ये भी संभावित बात है कि वो विभिन्न वेगों से भी गति करेंगे, ठीक है। तो उसी मोशन के अकॉर्डिंग, उसकी गति के अकॉर्डिंग जो भी वेग थी, वेलोसिटी थी, उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, वर्ग माध्य मूल वेग में, औसत वेग में और प्रायिकता वेग में, ठीक है। इसमें आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 3 पार्ट में किस किस प्रकार से क्या क्या ये वेग्स होते हैं, कौन कौन से ये वेग होते हैं, इनको मैं आगे डिस्कशन करूंगा, देखना, ठीक है। अगला हमारा है, देखिए जो हमारा फर्स्ट है अब, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, उसके बारे में हम टोटल पढ़ेंगे। वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? देखिए, किसी गैस के अणुओं के वेग का वर्ग, किसी गैस के अणुओं के वर्ग का औसत का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। क्या कहता है? कोई गैस है, उसके बहुत सारे अणु हैं। अब हम समझना, ध्यान से समझना कि कोई गैस है, उसके क्या है, बहुत सारे अणु हैं, और उन अणुओं का कोई वेग है, तो उसका क्या किया गया है, वर्ग किया है। अणुओं का कोई वेग है, उसका वर्ग किया गया है, फिर जो किए गए वर्ग का टोटल अणुओं के वर्गों का औसत करना है। औसत का वर्गमूल है, औसत का वर्गमूल ही क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। जैसे इसका मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, आपका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, इसको सी से दर्शाया तो सी इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर, मैंने अभी बताया था अणुओं की टोटल वेगों का वर्ग का औसत है, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर लेस देन Cn का स्क्वायर अपॉन में n, टोटल का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, कि पावर 1/2, ये हो गया उसका वर्गमूल। और
जैसे अब टोटल जो समेशन है इसको मैं आप ऐसे नोट कर सकता हूँ, जो भी इसका ऐड है इनको मैं समेशन के द्वारा नोट कर सकता हूँ। तो C इज इक्वल टू समेशन NI CI का स्क्वायर बटा समेशन NI, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका N1 है वो C1 के लिए हो जाएगा, N2 लेंगे तो C2 अणु के लिए C2 हो जाएगा, और N3 अणु के लिए C3 वेग हो जाएगा। इसी प्रकार NN अणु के लिए CN वेग हो जाएगा। और इसी मान की हम अणुगतिक समीकरण से भी निकाल सकते हैं। इसकी मान हम अणुगतिक समीकरण के आधार पर निकाल सकते हैं। अणुगतिक समीकरण क्या होता है, PV बराबर 1/3 mn c स्क्वायर। अब c स्क्वायर है, c स्क्वायर को इधर हम ले गए। अब देखिए PV, यहाँ पर PV है तो c स्क्वायर mn इसके सिंपल है बट्टा में चला गया, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3PV/m, ठीक है। और mn बराबर m है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब इसमें आगे क्या है वो देखिए, आगे है अब स्क्वायर है उसका वर्ग में बदल गया है CPVTm, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर किस में बदल गया है, वर्ग में, ठीक है। ये C स्क्वायर है, देखिए इधर ये C स्क्वायर है, ये C स्क्वायर किस में बदल गया, वर्ग में बदल गया है। तो क्या हो जाएगा C बराबर 3PVT/m, ठीक है। अब बात करूँ मैं एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए सभी वेगों के भागफल में समस्त अणुओं की कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त वेग औसत वेग कहलाता है। अब क्या होता है, सभी वेग जो भी वेग होते हैं उनके जो समस्त अणु हैं उनकी जो कुल संख्या है उसका भाग देना है। वेगों का योगफल में वेगों के जो योगफल है उनकी योगफल में समस्त अणुओं की संख्या का भाग देना है, और भाग देने के उपरांत जो प्राप्त हमें वेग होता है वो क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। जैसे अब इसको C बार से दर्शाएंगे, औसत वेग को C बार से दर्शाते हैं। C बार इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 CN अपॉन में टोटल का भाग दे देना है, n का भाग देना है। अब मैंने बताया था 0 से n तक हो जाएगा आपका, तो C बार 0 से n CDN/n ये टोटल का हो गया। वितरण नियम से इसका हम मान ज्ञात करें तो वो किस प्रकार से ज्ञात होगा, वितरण से नियम से हमें प्राप्त होगा C बार इज इक्वल टू 8P/d, 8P/d, ठीक है। हमारा इसका जो लास्ट थर्ड टॉपिक था, थर्ड पार्ट था, वो था प्रायिकता वेग, प्रोबेबिलिटीज वेलोसिटी। प्रायिकता वेग क्या होता है उसके बारे में देखिए। प्रायिकता वेग वो होता है इसमें प्रत्येक अणु की ऊर्जा व वेग अलग अलग होते हैं। क्या होता है, इसमें प्रत्येक अणु की ऊर्जा भी अलग होती है और प्रत्येक अणु का वेग भी अलग होता है। मैंने पहले भी आपको बोला है और अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कॉपी के अंदर कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें एक एक टॉपिक को नोट कर लेना। और अभी जल्दी में इतना जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर से भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रत्येक अणु की ऊर्जा व वेग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला है कुछ अणुओं के वेग बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ के बहुत कम होते हैं, यानी कि समान नहीं होता है। इसमें कुछ अणुओं के तो वेग बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ अणुओं के बहुत कम होते हैं, ठीक है। गैस के अणुओं का वेग प्रायिकता वेग कहलाता है। अब जो गैस के अणु होते हैं उन्हीं का वेग क्या कहलाता है, प्रायिकता वेग कहलाता है। गैस के अणुओं का वेग ही क्या कहलाता है, प्रायिकता वेग कहलाता है। गणना वितरण नियम से करते हैं, और इनकी जो गणना है वेगों की जो प्रायिकता वेग निकालते हैं वो गणना वितरण नियम से करते हैं और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब जो आपका वो प्रायिकता वेग है इसे किस से नोट करेंगे, अल्फा से नोट करेंगे। अल्फा के बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2RT/m बराबर 2PV/m और 2P/d। PV की जगह क्या हो गया P/d। ये आ गया आपका प्रायिकता वेग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, उसके बारे में अगली क्लास में लेकर के आ जाऊँगा। अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।